हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग ब्रिलियंट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है केस स्टडीज। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी आज हम केस स्टडीज पढ़ेंगे। कंप्लीट केस स्टडीज है, सिखाएंगे कि आपको केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली, हमें जब भी क्वेश्चन रीड करना है वो लास्ट से रीड करना है। रीड क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट, इन द सेंस आपको सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करनी है, उसके बाद स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना है। इससे हेल्पफुलनेस क्या होगी आपके लिए? इससे हेल्प ये होगी आपके लिए कि आपको क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये पता होगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, तो सिर्फ उतने ही लेवल तक का दिमाग लगाना। ठीक है, इससे टाइम सेविंग होती है। सेकेंड, आपको जो बात याद रखनी है वो बात याद रखनी है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको रियल फैक्ट पे लेके चलना है। इन द सेंस आपको सोचना ऐसा है कि आपकी ही कंपनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो रेडियो XYZ is a company which has improved its functioning by proper management. तो रेडियो XYZ एक कंपनी है which has improved its functioning by proper management. इस कंपनी ने अपनी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर मैनेजमेंट से अपनी कंपनी की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव कर ली है। ठीक है, द कंपनी हैज बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग टारगेट्स। तो जो कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत फेमस थी इस चीज के लिए कि वो अपने जो टारगेट्स वगैरह है वो टाइमली कंप्लीट करती है। द मेन रीजन फॉर इट्स सक्सेस हैज बीन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। इस कंपनी का जो मेन रीजन था सक्सेस का वो क्या था कि उसके एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट। The company tries to keep its target in front of the employees so that each one of them can contribute to the completion of goals. So the company क्या करती थी, टारगेट को अपने एम्प्लॉयज के आगे रखती थी, इवन हर एक इंडिविजुअल के आगे रखती थी। ठीक है, जिससे कि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए फॉर द कंप्लीशन ऑफ गोल्स। थ्रू देयर एक्टिविटीज मे बी डिफरेंट, though their activities may be different, yet they contribute to the common target or goals of the organization. देखिए उन लोग के काम बेशक अलग अलग थे, लेकिन वो लोग सब contribute करते थे common target के लिए। The company has won the prize for the best organizational climate. This has been possible due to the impact of the great managerial discipline, which might not be visible to an outsider in the first look, but it realizes it when stays in realize it when stays in the organization. Gradually, the organization has developed itself into a very successful company. So company ने प्राइज भी won किया था। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब जो बेस्ट, एक तरीके से कह सकते हैं कि चेंजेस लेकर आना। ठीक है, अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि मैनेजरियल डिसिप्लिन की वजह से, जो विजिबल नहीं होता था लेकिन आउटसाइडर्स को फर्स्ट लुक में रियलाइज हो जाता था कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ डिसिप्लिन है कंपनी में। Gradually the organization has developed itself into a very successful company. तो आगे चलते चलते ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बनाया। It has been produced different types of radios according to the need of the customers. So इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के रेडियोस बनाने लग गए थे according to the need of the customer. During the last decade it has adapted to the requirement of the market and produced different types of radios suiting the needs of the customer. So इन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी मार्केट में उसके हिसाब से बनाना चालू कर दिया था। द मैनेजमेंट ऑफ द थ्री कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट टू द कंपनी, एम्प्लॉइज, प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। सो तीन जो कॉम्पोनेंट थे मैनेजमेंट के, एम्प्लॉइज, प्रोसेस और अमाउंट ऑफ वर्क जो करा जाता है, ये रिलेवेंटली चलते जा रहे थे। कंट्रोलिंग दीज थ्री एरियाज इज ऑलवेज ए टॉप प्रायोरिटी ऑफ टू द कंपनी। सो इनको बहुत अच्छे से रखती थी, कंपनी की टॉप प्रायोरिटी थी ये। Recently, a meeting was held which laid stress on the need of taking good management to all the levels and department of the organization. In the above cases, find all the characteristics of the management and highlight the lines which help you to identify them.
तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन के लिए। तो हमने आपको बताया जब भी क्वेश्चन आपको करना है आपको स्टार्टिंग करनी है नीचे से, ठीक है। तो आपको कहानी होपफुली समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नीचे से। इन द अबव केसेस फाइंड आउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहीं से लास्ट से क्वेश्चन चालू करती हूँ तो मुझे पूरे चैप्टर पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। और मुझे उन लाइंस को भी हाईलाइट करना है जो मुझे बता रही है कि ये कैरेक्टरिस्टिक लग रही है। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट के अंदर। तो हम लोगों ने जब अपने शायद वीडियो नंबर 1 में ही है, तो वीडियो नंबर 1 में हमने अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख लेते हैं अपनी, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लग रही है, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्या होती है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सेकंड हमने पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। राइट। एक हमने पढ़ी थी इट इज परवेसिव। एक हमने पढ़ी थी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक हमने पढ़ा था डायनामिक नेचर। एक हमने पढ़ी थी इंटेंजिबल। एक हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल। राइट। तो हमने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी। अब हम लोग को यहाँ पर हाईलाइट करके देखना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस में आती है। राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो पढ़ते जाओगे, आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स अगर याद होंगी तो आप जल्दी जल्दी उनको बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेडियो एक्सवाईजेड इज अ कंपनी व्हिच हैज इंप्रूव्ड इट्स फंक्शनिंग बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। यहाँ कुछ नहीं है। द कंपनी हैज बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग द टारगेट्स। सो द कंपनी हैज बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग द टारगेट। और गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, टारगेट्स को कंप्लीट करना। इस पे 1 लिख लेते हैं। तो आपकी पहला गोल ओरिएंटेड यहाँ पर फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लाइन है, द कंपनी हैज बीन, ठीक है। इसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी, गोल ओरिएंटेड। राइट। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालना गोल ओरिएंटेड। जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करना होता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है दैट मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड। 1 या 2 लाइन में बताइए कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड का मतलब होता क्या है, ठीक है। हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन करा था। तो आपको ये नहीं, जब भी ऐसे आता है कि आपको हाईलाइट करके बतानी है, उस हाईलाइट में का मतलब ये नहीं होता आपको बहुत सारे लंबे लंबी कहानियां लिखनी है। सिर्फ आपको क्या लिखना है कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बस 1 लाइन बहुत है, ठीक है। एंड इन द अबव पैरा कौन सी लाइन आपकी फिट होती है उस लाइन को डबल कोट्स करके मेंशन करो। इससे आपका पेपर इंप्रेसिव होता है। राइट। दोबारा सुनिए क्या करना है, जो भी आपकी हेडिंग है या जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फिट होती है उस कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग डालिए, उसके बारे में 1 लाइन या 2 लाइन लिखिए। और इन द अबव कंटेक्स्ट या अबव पैरा कौन सी लाइन आपकी होती है उस लाइन को डबल कोट्स में मेंशन कर दीजिए। ज्यादा कलरफुल पेन्स यूज नहीं करने होते, इन द सेंस ब्लू ब्लैक का चक्कर नहीं करना। डबल कोट्स में लिखोगे टीचर को समझ में आएगा। राइट। चलते हैं आगे अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के लिए, कोई और कैरेक्टरिस्टिक जो इसके अंदर आ रही हो। आगे क्या हुआ, द मेन रीजन फॉर इट सक्सेस हैव बीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल द एम्प्लॉइज। सो जो मेन सक्सेस थी वो सारे एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट था। द कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉइज सो दैट ईच वन ऑफ देम कैन कंट्रीब्यूट टू द कंप्लीशन ऑफ गोल्स। सो इन्होंने क्या किया था, सबके आगे ये टारगेट रख दिया था, ठीक है। दो देयर एक्टिविटीज में बी डिफरेंट yet they contribute to the common target। ये आ गई आपकी लाइन। सोच के बताइए किसके लिए आती है लाइन, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी इसके अंदर आती हो। सो ग्रुप एक्टिविटी से बात करी जाती है, ग्रुप एफर्ट्स कह सकते हैं हम।
through though their activities may be different, yet they contribute to the common target or goal of the organization. तो ये जो हमारी लाइन है, ये हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको शो करती है, ठीक है। तो दोबारा से ग्रुप एक्टिविटी की आप हेडिंग डालेंगे। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक लाइन में वो बताएंगे कि सिंगल एक्टिविटी से कभी मैनेजमेंट नहीं चलती, ठीक है, या सिंगल एफर्ट से कभी मैनेजमेंट नहीं चलती। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप गोल से चलती है या ग्रुप एक्टिविटी से चलती है, ठीक है। एंड इन द अबव पैरा जो भी लाइन है उस लाइन को लिखकर डबल कोट्स में लिखाएंगे। थर्ड आगे चलते हैं। द कंपनी हैज वॉन द प्राइज फॉर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। This has been possible due to the impact of the great managerial discipline which might not be visible. देखिए कुछ ऐसी चीज जो विजिबिलिटी नहीं होती। मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आता है ऐसा जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा था, इंटेंजिबल। सो हमारे इसके अकॉर्डिंग सिक्स्थ वाला इंटेंजिबल, राइट। तो इंटेंजिबल को आपको एक्सप्लेन करना, मैनेजमेंट इज अ फोर्स, आप कह सकते हो, which cannot be seen but its presence can be felt, right। and in the above para जो आपकी लाइन हमने टिक करी है ये लाइन, आगे चलते हैं। gradually the organization has developed itself into a very successful organization. It has produced different types of radios according to the need of the customer, right। during the last decade it has adapted to the requirement of the market and produced different types of radio. तो देखिए अब इन्होंने लास्ट डिकेड में क्या किया, इन्होंने ये देखा कि लोगों में चेंजेस, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अपने आप कंपनी को उसमें चेंज कर लिया, राइट। सो ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड इट हैज अडेप्टेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट and produce different types of radios suiting to the needs of the customer. सो चेंज लेकर आई कंपनी अपने अंदर, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 ये वाली, ठीक है। सो डायनामिक नेचर, डायनामिक का मतलब आप लोग को पता ही है, चेंज। आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ थ्री कंपोनेंट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट टू द कंपनी, एम्प्लॉइज, प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, राइट। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट कभी अकेले काम नहीं करता, मैनेजमेंट इज मल्टीफेसेट। मल्टीफेसेट का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों को पता हो तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमने पढ़ा था, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमने पढ़ा था। तो हमारी द मैनेजमेंट ऑफ थ्री कंपोनेंट वाली लाइन, राइट, इन द सेंस पॉइंट नंबर 7 डिनोट करती है। कंट्रोलिंग दीज थ्री एरियाज is always a top priority to the company. Recently, a meeting was held which laid stress on the need of taking the good management to all the levels and department of the organization. ठीक है, अब क्या है, हर जगह ये होना चाहिए था, परवेसिव नेचर है, ठीक है, कि कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी लेवल होगा। So recently meeting to the organization, it is pervasive nature, point number 3, राइट। तो हमारी ये सारी मतलब जरूरी नहीं है कि सारे अभी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं लगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट मतलब वो तो कंटिन्यूसली एफर्ट्स तो कर ही रही थी कंपनी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं सारे सारे फंक्शंस या सारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लगे, ठीक है। तो आप ऐसे अपने जो आंसर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन करने का तरीका हम लोगों ने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालने के बाद उसके बारे में 2 लाइन लिखिए या 1 लाइन भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद किस लाइन को ये हाईलाइट करता है उस लाइन को लिख देना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 6 मार्क्स की होती है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सागर लिमिटेड, आप लोग इसको वीडियो को पॉज भी करना, पॉज करके जो केस स्टडी है उस केस स्टडी को चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको दोबारा से रीड कीजिए, रीड करने के बाद इसको अपनी लाइन में, मतलब इन द सेंस अपनी कॉपी लेके बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए, उसको लाइन टू लाइन एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको अपने आप लिखिए। जितना आप ज्यादा आंसर लिखेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आपके आंसर्स के अंदर आएगी। आंसर्स में परफेक्शन लानी बहुत जरूरी होती है,
चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सागर लिमिटेड बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज। तो सागर लिमिटेड है, ये बिलीव करते कोऑर्डिनेशन में, राइट। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं, जिसे क्वेश्चन भी एक साथ ही सॉल्व करते हैं। The above case represent all the characteristics of coordination। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना characteristics of coordination है, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं लगाना, कितना दिमाग लगाना है, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लगाना। आइडेंटिफाई द लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट देम एंड आल्सो नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने अभी आपको तरीका बताया, हेडिंग डालो, उसके बारे में एक लाइन लिखो, और कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन सी लाइन हाईलाइट कर रही है, उस लाइन को डबल कोट्स में लिख दीजिए, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में या तो कोऑर्डिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी अगर आपको याद हो? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक शायद लास्ट वीडियो के अंदर जो सबसे लास्ट वीडियो की, उस लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी थी। तो सबसे पहला ग्रुप एक्टिविटी, सेकेंड हमने पढ़ा था एंश्योर यूनिटी, थर्ड हमने पढ़ी थी इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था डेलिबरेट नेचर या डेलिबरेट फंक्शन है, एक हमने पढ़ा था परवेसिव नेचर, एक हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, राइट। तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी शायद कल। तो स्टार्ट करते हैं। सागर लिमिटेड बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज। द कंपनी रिलाइज हेविली ऑन प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन। सो कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा बिलीव करती है और सोचती है कि प्रोफेशनली आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कंपनी तो वैसे भी डैमेज हो जाएगी। फॉर दिस द कंपनी टेक्स स्टेप्स थ्रू आउट द ईयर। इसके लिए कंपनी पूरे साल कुछ ना कुछ स्टेप लगातार ये कंटिन्यूटी पे रहती है, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती रहती है। कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। सो कोऑर्डिनेशन को दिमाग में रखते हुए सारे मैनेजर्स, हर लेवल के मैनेजर्स काम करते हैं। Throughout the year, the various activities are synchronized without failure. So पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में चेंजेस लेकर आते रहते हैं without any failure. So every department ensure that within it, every employee and operation is guided by the theme of proper coordination. So हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होता है कि वो जो भी काम उन्हें मिला हुआ है, जो भी ऑपरेशन वो कर रहे हैं, उसका मेन टारगेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Whenever an employee takes an action, he consult others. So अगर जब भी कोई employee कुछ काम करने जा रहा होता है उससे पहले वो दूसरे से consult करता है। Whenever needed, जब भी जरूरत पड़ती है। Thus properly contributing to his team. इसलिए वो अपनी टीम को proper contribute भी करता है। The process of coordination is just not limited to the employees. Even at the department level, the various departments use the binding force to create perfect harmony among them. So हर डिपार्टमेंट का बंदा ये एक जो कोऑर्डिनेशन जिसको हम बाइंडिंग फोर्स भी बोलते हैं, इस पे लागू रहता है, ठीक है, या अप्लाई करता है इसको। क्यों अप्लाई करता है? जिससे हार्मनी बनी रहे अमंग देम, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी फुलफिल्ड। जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल हो जाए। All the coordination that occurs in the organization is a result of proper training and premeditated attempts by the company to get the best result possible. ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? प्रॉपर ट्रेनिंग से, ठीक है। कंपनी बेस्ट रिजल्ट कैसे अचीव कर पाती है? क्योंकि कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन है। The above case represent all the characteristics of coordination. Identify the lines which represent them and also name the characteristics. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले सोचिए कि क्या हो सकता है, ठीक है।
लाइनों को सोचिए, एक जगह अगर आपको याद है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने लिखी, एक जगह कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना क्वेश्चन। करा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहली लाइन के साथ। सो इट बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज। सो यहाँ तो ऐसा सच कुछ है नहीं। द कंपनी रिलाइज हेवीली ऑन द प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। तो सबके दिमाग में कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर, सबके दिमाग में कोऑर्डिनेशन रहता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करो। यहाँ पे किसी भी लेवल का मतलब है चाहे मिडिल पर हो, चाहे टॉप पर हो, चाहे लोअर लेवल पर हो। सो कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है बताइए जरा इसमें से, कि सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन द सेंस हमारा पॉइंट नंबर 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। थ्रू आउट द ईयर द वेरियस एक्टिविटीज आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर। मतलब पूरे साल वो ये एक्टिविटी को कंटिन्यूटी रखते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज रखते हैं। बताइए कौन सा फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होता है। पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और आसानी से पता लगेगा। So throughout the year the various activities are synchronized without failure। बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पता लगती है। सो सेकेंड लाइन से हमें पता लगती है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पॉइंट नंबर 3 अप्लाई होता है यहाँ पे, राइट। सो एवरी डिपार्टमेंट ensures that within it every employee and operation is guided by the proper theme by the theme of proper coordination। सो हर डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का हर एक एम्प्लॉय, जरूरी नहीं एक सिंगल डिपार्टमेंट की यहाँ बात ही नहीं हो रही, हर डिपार्टमेंट का हर एम्प्लॉय को ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल नेचर यहाँ पे शो हो रहा है या डिनोट हो रहा है। सो एवरी डिपार्टमेंट इंश्योर, तो हमारा पॉइंट नंबर 5 यहाँ अप्लाई होता है, राइट। whenever an employee takes an action he consult other whenever needed, thus properly contributing to his team। so team effort यहाँ पे नजर आ रहा है, टीम एफर्ट। सोचिए जल्दी से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे टीम एफर्ट शो हो सकता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से टीम एफर्ट शो हो सकता है। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी से। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर फिक्स होता है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन is just not limited to the employees। यहाँ सच कुछ नहीं है। even at the departmental level the various department use this binding force to create perfect harmony among them so that the organizational goal can be fulfilled। so हर लेवल पे so unity of effort यहाँ पे डिनोट होता है। so हमारा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे फिट होता है। Next, all the coordination that occurs in the organization is a result of the proper training and premeditated attempts by the company to get its best result possible। So deliberate, सबके विचार मिलने जरूरी थे, right? तो सब मेहनत करते थे, सबके विचार मिलने जरूरी थे, तो हमारा लास्ट deliberate function यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। So deliberate function पॉइंट नंबर 4 है हमारा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 के 6 सारे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम अप्लाई कर चुके हैं। आपको करना कैसे है, सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। जस्ट एन एग्जांपल आप कोई सा भी ले लीजिए, ग्रुप एक्टिविटी ले लीजिए, कॉर्डिनेस फंक्शन ले लीजिए। आपको मान लीजिए हम कॉर्डिनेस फंक्शन लेते हैं, तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन इज एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है एक छोटी सी लाइन में, आप कर सकते हो। as it is a never ending process
ठीक है। सो इसकी एक्टिविटी पूरे साल चलती रहती है। छोटा जैसे लिखा, उसके बाद इन द अबव कंटेक्स्ट, जो आपकी लाइन है, थ्रू आउट द ईयर, यही थी ना? पूरी लाइन आप लिखना, ठीक है? बस आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। जितना अच्छा आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा आपका आंसर शो होगा, इंप्रेसिव होता है आंसर। राइट, चलते अपने थर्ड केस स्टडी की तरफ। Mr. Sanjeev is responsible for the welfare and survival of his organization. So Mr. Sanjeev responsible है for the welfare and survival of his organization, अपनी organization की survival के लिए और welfare के लिए Mr. Sanjeev responsible है। After few years of gaining work experience, he decided to write a book on the management. तो उन्होंने काफी साल जब एक्सपीरियंस ले लिया, अब उन्होंने सोचा कि हम एक बुक लिख लेते हैं मैनेजमेंट पे, ठीक है? इन हिज बुक ही ब्रॉडली गिव्स 5 वैल्यूएबल सजेशंस। अब अपनी बुक के अंदर इन्होंने 5 वैल्यूएबल सजेशंस दिए हैं। अब हमको करना क्या है, आगे देखते हैं हमें करना क्या है। नीचे सबसे पहले क्वेश्चन नीचे से रीड करते हैं, अब हमें करना क्या है। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज संजीव वर्क? पहली बात तो ये बताना है कि जो संजीव है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हैं। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दीज 5 सजेशंस? और जो ये 5 सजेशन इन्होंने दिए हैं, इसका क्या आउटकम है? राइट, इनका क्या आउटकम है? तो स्टार्ट करते हैं अपने जो उन्होंने बुक लिखी थी उसके पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। So management of a company is good if it is able to calm down the resistance of the employee. Whenever the employees find something new, they tend to resist. It is in the favor of the company and the employee must be guided to accept the to accept the change and thus bring down the resistance. They must learn only change is constant. राइट, तो देखिए चेंज, सबसे पहले सोचिए मैनेजमेंट के अंदर चेंज वर्ड का मतलब क्या था? मैनेजमेंट के अंदर चेंज वर्ड का मतलब क्या था? मैनेजमेंट वर्ड में चेंज वर्ड का मतलब डायनामिक था। सबसे पहले कीवर्ड सोचिए, ठीक है? सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज एबल टू काम डाउन द रेसिस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय। राइट, ये लाइन थी ना, इफ इट इज एबल टू काम डाउन द रेसिस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सो इनका सजेशन क्या था कि अगर मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा है, ठीक है, और जो चेंजेस है वो एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार है, जो चेंजेस है उनसे क्या होगा, उनके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ब्रिंग डाउन द रेसिस्टेंस। राइट, तो जितनी नई नई चीजें आएंगी उनको उनको नई नई चीजें अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है, और अकॉर्डिंगली टू द चेंज ऑफ द एनवायरमेंट अपने आप को चेंज करना चाहिए। सो यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प्स इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनलेस एंड अनटिल द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इज अचीव्ड, मैनेजमेंट इज यूजलेस। सो इन्होंने बोला कि जब तक एम्प्लॉइज मैनेजमेंट मतलब कि अनलेस एंड अनटिल द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इज अचीव, मैनेजमेंट इज यूजलेस। अगर हम एम्प्लॉइज के बारे में, एम्प्लॉइज के अच्छे चीजों के लिए, एम्प्लॉइज को मतलब एक तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं सोचेंगे, सो मैनेजमेंट इज यूजलेस, किसी काम का नहीं है। A good management helps its employees by giving them recognition. रिकॉग्निशन हमने बताया था जेन्युइन, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जेन्युइन इंक्रीमेंट, एक तरीके से ये जेन्युइन एप्रिसिएशन जो को वर्कर्स के बीच में दिया जाता है, इंक्रीमेंट इन द सैलरीज, प्रमोशन। तो बताइए यहाँ पे मैनेजमेंट किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है? फॉर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज। राइट, सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज पे काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। मैनेजमेंट शुड अर्न प्रॉफिट बट इट शुड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड
प्रोडक्ट। सो मैनेजमेंट को प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, देखिए तो मेन एम होता है, ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का गुड्स भी तो प्रोड्यूस करने चाहिए। इट शुड ऑल्सो इन्वॉल्व इटसेल्फ इन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू सोसाइटी विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। Further, it should help to provide employment in the backward areas by focusing on these areas also. So यहाँ पे किस चीज के लिए बात हो रही है? For the development of the society. तो यहाँ सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है कि हम अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, उन लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा एनवायरमेंट के बारे में सोचेंगे, इको फ्रेंडली सोचेंगे, बैकवर्ड एरियाज के बारे में सोचेंगे, तो हमारी सोसाइटी भी आगे इम्प्रूव करेगी। चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। Management should apply to all the functions of the management like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. The essence of the management, which is coordination, should be present in every function of management. Right, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, अगर हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक है, इवन द जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, कोर जिसे हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, अगर वो भी प्रेजेंट है तो हमारी मैनेजमेंट कैसे चलेगी? मैनेजमेंट कैसे चलेगी? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चलेगी। सो इससे क्या इंप्रूव होगा? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। चलते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड कॉमन डायरेक्शन टू इट्स एम्प्लॉइज। This will always diverse interest and their efforts will go off the track, but it is important to guide them in the required direction. So बताइए इसके अंदर सबका एक ही कॉमन गोल होना चाहिए, तो इसका कॉमन गोल, सो ग्रुप गोल, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। अच्छा, अब इन सारी चीजों को सोच के क्या पता लगता है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज संजीव वर्क? संजीव किसके लिए काम करते थे? देखिए, वेलफेयर, सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कुल मिला के सबसे ज्यादा टेंशन वाला बंदा था संजीव। तो संजीव कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हैं? संजीव टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। और इनके आउटकम्स क्या क्या है वो हमने बताया कि अगर ये सारी चीजें होंगी, सो ग्रुप गोल अचीव हो रहा था इस लाइन से। फोर्थ पॉइंट पे हमने एफिशिएंसी देखी थी कि इससे एफिशिएंसी अच्छी हो रही थी, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो रहा था, और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन या डायनामिक चेंज हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी नंबर 4। Aman, Ahmed and Ali are partner in a firm engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra state. So तीन फ्रेंड कह सकते हैं, तीन पार्टनर हैं, अमन, अहमद और अली, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स पर, जो डेयरी दूध दही होती है, इस पर इसके फर्म में एंगेज्ड है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट में इनका काम है। पहले क्वेश्चन नीचे देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। एक्सप्लेन हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाई बोथ अमन एंड अहमद एंड अली। हमें और भी क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा पूरा, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। सो अमन, अहमद एंड अली तीन पार्टनर है, एंड दे आर एंगेज्ड इन द फर्म which is of distribution of dairy products in Maharashtra states. And Aman is a holder of senior secondary school certificate from CBSE, Central Board of Secondary Education, with business studies as one of the elective subject. So जो अमन है ये CBSE से पास आउट है, and इन्होंने business studies as elective subject ले रखा था। Ahmed has done his post graduation in history and Ali in dairy farming. तो सबके हमें educational qualification पता है। One day there was a serious discussion between Ahmed and Ali regarding the nature of the management. So एक दिन serious discussion चल रहा था अहमद और Ali के बीच में about the nature of the management. ये तो आपको भी पता है। सबसे पहले सोचिए जल्दी से, nature of management के अंदर क्या पढ़ा था आपने? सबसे पहले सोचिए nature of management के अंदर क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट तीन तरीके से है, एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, यही पढ़ा था। ठीक है। अहमद आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज ए प्रोफेशन। अहमद ने बोला कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशन है।
लेकिन एली ने इसका अगेंस्ट बोल के बोला, saying that the legal and the medical profession are the only professions. एली ने बोला कि जो लीगल काम होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं या मेडिकल वाले होते हैं, बस वही प्रोफेशन होते हैं, बिकॉज दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ द प्रोफेशन, क्योंकि वो जो प्रोफेशन की सारी कंडीशंस होती है उसको फुलफिल करते हैं. अमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्योंकि अमन तो सीबीएसई से था और बिजनेस स्टडीज उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट था, तो उसने बताया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन टू अहमद एंड अली. सो एक्सप्लेन हाउ अहमद वुड हैव सेटिस्फाई बोथ अहमद एंड अली. आपको कुल मिला के क्या बतानी है? मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के फीचर्स जो हमने पढ़े थे वो बताना है. ठीक है, कि अमन कैसे सेटिस्फाई करेगा अहमद और अली को. स्टार्ट करते पहले के साथ. हमने सबसे पहला पढ़ा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं. तो देखिए, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन. पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है. ठीक है, इन द सेम केस मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बहुत जरूरी है. ठीक है, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, तो ये फीचर तो अप्लाई होता है, मैनेजमेंट में भी होता है. और अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो ये हमारा फीचर बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है ये. सेकेंड हमने पढ़ा था, सेकेंड फीचर ऑफ एज ए प्रोफेशन हमने क्या पढ़ा था? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री पढ़ी थी. सो अगर आप किसी और भी प्रोफेशन की बात करें, तो किसी और भी प्रोफेशन में आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते. आपको उसके लिए जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए. लेकिन ये केस अभी आप मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं होता. मैंने आपको बताया था कि काफी जगह एमबी मतलब AIMA जो हमारी है, उनमें काफी जगह ऐसा हो गया है कि MBA डिग्री होनी चाहिए या इस पोस्ट का होना चाहिए एज ए मैनेजर. लेकिन अभी क्लियरली ये लीगली नहीं किया. ठीक है. थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन. सो जैसे अगर हम लॉयर्स की बात करें, तो लॉयर्स को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है. ठीक है, बार काउंसिल में. अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में. ठीक है, ऐसे ही मैनेजर्स के लिए भी AIMA है, लेकिन अभी ये प्रॉपर अभी फंक्शनिंग पर या कह सकते हैं लीगली वैलिड नहीं. ठीक है, तो ये वाला फीचर अभी अप्लाई नहीं होता ना, हमारा प्रोफेशनल वाला फीचर अप्लाई होता. फोर्थ पर आते हैं, और क्या फीचर पढ़ा था हमने? इथिकल कोड. सो जितने लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशन होते हैं, तो ये बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर. ठीक है, विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर. लेकिन अभी हमारा जो ये वाला फीचर है, ये भी यहाँ पर, क्योंकि AIMA ने अभी इथिकली कोड हमारा लीगल नहीं करा है. ठीक है, एज ए मैनेजर लीगल हो चुका है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं किया गया है. ठीक है, हम लोगों ने इनके बारे में बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे अभी. नेक्स्ट और लास्ट हमने पढ़ा था इसका सर्विस मोटिव. तो जैसे एज ए मैनेजर, सॉरी, एज ए डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, उनको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, राइट, उनके लिए कमिटेड सर्विस जो उनकी है कि हम आपके लिए करेंगे, ये मेन मोटिव है. लेकिन हमारे लिए अभी ऐसा सच कोई मेन मोटिव नहीं है, तो ये फीचर भी हमारा अभी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंपलसरी होता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी कंपलसरी होता है. चलते अपने नेक्स्ट. होपफुली आप लोग को समझ में आई होगी. स्क्रीनशॉट लीजिए साथ के साथ और फिर एक्सप्लेन कीजिए. सो इनको एक्सप्लेन करना है आपको, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट अपने केस स्टडी पर. केस स्टडी नंबर 5. A famous company has invested 200 crore for the expansion in its capacity. This investment, एक कंपनी या फेमस कंपनी, पहले पढ़ लेते हैं नीचे करना क्या क्या है. Which type of economic objective is indicated above? In the sense objectives की बात हो रही है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले सोचना कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के. फटाफट से सबसे पहले यही दिमाग लगाना. तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे. सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हमने, और कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था,
कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने जो भी हमारी लास्ट वीडियोस थी उसमें पढ़े थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। सो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, हम उन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को चाहो तो आप एक तरफ लिख सकते हैं। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव, हमने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े थे, प्रॉफिट, सर्वाइवल ऑफ द कंपनी एंड ग्रोथ, राइट। एक हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था जिसका नाम था सोशल। सोशल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये कीवर्ड है। एक हमने पढ़ा था कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसके लिए ध्यान रखते हुए, ये नेचुरल रिसोर्सेज ध्यान रखते हुए। एक हमने पढ़ा था इसके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, राइट। एक हमने आगे इसका एक और हो गया, ये तो 2 हो गए। आते अपने थर्ड पर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए अगर आप ऐसे लिख लेंगे ना, इससे आप बेनिफिट रहेगा, या तो आपको अच्छे से याद हो। पर्सनल के अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सोशल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयज की, और आप कह सकते हो कि उन्हें ट्रेनिंग देना। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अब हमें पता है किस चीज के बारे में पूछेगा, फटाफट से उस चीज पे आपका ध्यान लगाना वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। ए फेमस कंपनी has invested 200 crore for the expansion in its capacity. This investment will help the firm manufacture recyclable packaging film. अच्छा, पहली बात पैकेजिंग फिल्म आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है पैकेजिंग फिल्म का? पैकेजिंग फिल्म का मतलब होता है प्लास्टिक बैग्स, आपने सुने होंगे, है ना, प्लास्टिक बैग्स जो रीयूजेबल होते हैं, जिनको आप दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, द फर्म सप्लाइज दीज फिल्म्स टू द ग्लोबल लेवल। तो कंपनी थी, इन्होंने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे फॉर इट्स एक्सपेंशन। अब इस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने क्या करा, फर्म ने इस चीज का काम करा कि जो भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको रिसाइकलिंग का काम चालू किया। द फर्म सप्लाइज दीज फिल्म्स टू द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का यहाँ पर मतलब है इंटरनेशनल लेवल से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबल लेवल का मतलब है इंटरनेशनल। सो इन्होंने अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। इट हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज टू सूट द ग्लोबल रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने सोचा कि हम चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, द डिमांड फॉर द रिसाइक्लेबल पैकेजिंग फिल्म इज इंक्रीजिंग। अब इनके लिए जो डिमांड थी वो प्लास्टिक बैग की, जो रिसाइकल प्लास्टिक बैग थे उसको इंक्रीज होने लग गई। एज अ ग्लोबल लेवल फर्म्स हैव सेट द टारगेट टू यूज इट बाय 2025, राइट। तो इन्होंने 2025 तक इसको जो सेट टारगेट है, तब तक टारगेट सेट करा कि इतने तक हम रिसाइकलिंग कर करके अपनी जो कैपेबिलिटीज है इसे इंक्रीज कर देंगे। सो विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इंडिकेटेड अबव? इकोनॉमिक मतलब यहाँ पैसों से बात हो रही है। सो कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ इंडिकेट करा जा रहा है? प्रॉफिट है, सर्वाइवल है, या ग्रोथ है? तो यहाँ देख के पता लग रहा होगा, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। कहाँ से पता लगा कि ग्रोथ की बात हो रही है? द फेमस कंपनी हैज इन्वेस्टेड 200 करोड़ फॉर द एक्सपेंशन इन इट्स कैपेसिटी। सो उन्होंने एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ही क्या करा, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा। सो ये जो लाइन है, एक फेमस कंपनी हैज इन्वेस्टेड 200 करोड़ फॉर द एक्सपेंशन इन इट्स। सो हमारी पहली विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंडिकेटिंग? सो इट इज इंडिकेटिंग ग्रोथ। सो किस लाइन से पता लग रहा है वो लाइन बताएंगे। ग्रोथ के अंदर क्या होता है, आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हैं। Which objective of management other than the economic objective is highlighted above? मतलब अगर हम इकोनॉमिक इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े तो इन दोनों में से, सोशल में से और पर्सनल में से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पता लग रहा है? सोशली काम कर रहे हैं लोगों के लिए। सो दिस इन्वेस्टमेंट विल हेल्प द फर्म मैन्युफैक्चर रिसाइकलिंग पैकेजेबल फिल्म। सो रिसाइकलिंग फिल्म विल हेल्प टू रिड्यूस द पोल्यूशन। सो सोशली काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सा हमारा हाईलाइट हो रहा है? सोशल।
है ना। इट वॉज डिसाइडेड, यहाँ लिखा था ना, दिस इन्वेस्टमेंट विल हेल्प द फर्म टू मैन्युफैक्चर रिसाइक्लेबल। सो रिसाइकलिंग से क्या होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, आइडेंटिफाई वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द अबव केस। सो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि इट इज डिसाइडेड टू अपग्रेड, चेंज लाना चाहते हैं। चेंज कैरेक्टरिस्टिक तो पता लगी गई होगी, डायनामिक श्योर। होपफुली आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक। चलते अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। मैं आपसे दोबारा रिपीट करूंगी, केस स्टडी को आप जितना लिख कर पढ़ेंगे उतने और अच्छे से एक्सप्लेन होगी। देखिए केस स्टडी कैसे सॉल्व करी जा रही है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूटी पे रहेंगे तो आप परफेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर। केस स्टडी नंबर 6, सुलभ वर्क्स इन अ जूसर मेकिंग कंपनी। सो सुलभ नाम का एक वर्कर था या एक इंडिविजुअल है, वो जूसर मेकिंग कंपनी में काम करता है, ठीक है। हिज जॉब इज टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी टू हिज सबॉर्डिनेट। उसका काम है या उसकी जॉब है कि जितनी भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं उसे अपने सबॉर्डिनेट तक इंटरप्रेट करना, कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहीं से समझ में आना चाहिए। तो फटाफट से पहले नीचे वाली लाइन पर आ जाओ। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड अबव। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताना है एक तो सबसे पहले। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज सुलभ वर्क, ये तो पहली लाइन से ही पता लग रहा है। विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूटिलाइज्ड बाय, लोकेश कोई मेंबर होगा इसके अंदर। आइडेंटिफाई वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंसेप्ट हाइलाइटेड अबव। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के लिए, एंड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज सुलभ वर्क। तो देखिए पहली लाइन से ही पता लग रहा है आपको कि सुलभ वर्क्स इन अ जूसर मेकिंग कंपनी। सो सुलभ जूसर मेकिंग कंपनी में काम करता है, उसका जॉब है प्लान्स और पॉलिसीज को अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना, ठीक है। The management has been actively achieving all the set targets as all the unrelated and diverse action taken by the different departments are given a common direction. तो सब बहुत अच्छे से काम कर रहे, अपने टारगेट्स अचीव कर रहे थे, सब डिपार्टमेंट अपने अपने कॉमन डायरेक्शन की तरफ थे। लोकेश who has been awarded the best manager synchronize the activities of various employees under him. सो जो लोकेश था इसको बेस्ट मैनेजर के अवार्ड से नवाजा गया था। इन्होंने चेंजेस लेकर आते रहते थे एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज में, ठीक है। He feels that this synchronization is the concern of all the managers working in the company. So which characteristic of management is indicated above? कौन सा एक्टिविटी पता लग रही है आपको या कौन सा मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पता लग रहा है इसके अंदर। सो सब मिलके काम कर रहे हैं। The management has been actively achieving all the targets and diverse action taken by different department in a common direction. So common direction से क्या पता लग रहा है, ग्रुप एक्टिविटी। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज सुलभ वर्क, सुलभ कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना। कौन बताएगा, मिडिल लेवल ही तो बताएंगे। एंड विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूटिलाइज्ड बाय लोकेश, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, सबका ध्यान रखता है लोकेश। Identify one characteristic of this concept highlighted above. So characteristic हमारी जो coordination की थी, responsibility of all the manager, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि he feels that this synchronization is concerned about all the managers working in the company. यही लाइन थी ना इसकी, क्योंकि उसको लगता है कि सब आराम से काम कर पाएंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की, राइट। तो ये बहुत आसान थी। अगर इतनी कोई केस स्टडी आती है तो ये ज्यादा मार्किंग की स्कीम की नहीं होती, छोटी छोटी होती है। जैसे अगर हम बात करें विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड अबव, तो उसमें आप बताओ कि ग्रुप एक्टिविटी की बात हो रही है। सो अगर ये 1 मार्किंग में है तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2 मार्क्स में तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, लाइन को एक्सप्लेन कर दो एक नंबर में, और कंसेप्ट बता के और किस लाइन से हाईलाइट हो रहा है वो बता दीजिए। चलते अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। A floor manager of a mall is a very good manager as he utilize all the functions of the management. तो पहले सबसे पहले नीचे ही पढ़ लेते हैं। Identify the importance of management highlighted above. Clearly पता लग रहा है क्या पूछ रहे हैं, importance पूछ रहे हैं। तो हमें सबसे पहली बात तो अपनी importance बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट की importance थी वो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, वरना आप लिख लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा सच कुछ डाउट होता है तो फटाफट उसमें लिख लो,
ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी? सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी अचीविंग ग्रुप गोल्स, सेकेंड हमने पढ़ी थी इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड हमने पढ़ी थी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ हमने पढ़ी थी हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो हमने 5 पढ़ी थी ये। राइट, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो ए फ्लोर मैनेजर है एक मॉल का, he is a very good manager as he utilize all the functions of management to minimize the cost of maintenance of his area. He direct all the staff members under him to follow the target and advise them to put their efforts in the direction of the achievement of these targets. Under his guidance, the employees admit that they learn a lot and able to meet their target. This has led to increase in their salaries. Identify the importance of management. तो देखिए यहाँ से importance हमें बतानी है। क्वेश्चन होपफुली आप लोग को क्लियर होगा। सो फ्लोर मैनेजर है, ठीक है, वो कॉस्ट भी कम रखते हैं, मेंटेनेंस अच्छी रखते हैं, अपने स्टाफ मेंबर से कहते हैं कि टारगेट की तरफ ध्यान रखिए, अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए, ठीक है, जिससे कि आप कॉमन गोल जो है वो अचीव कर पाए। इम्प्लॉयज उसके इस चीज से बहुत खुश रहते हैं और वो कहते हैं कि इनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, एंड उनकी इसीलिए सैलरी भी इंक्रीज रहती है, इन द सेंस खुश रहते हैं एम्प्लॉयज भी। सो हमारे कौन कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आती है, हमने अपनी सारी इंपॉर्टेंस, पांचों इंपॉर्टेंस लिख ली है, तो हमारी कौन सी इंपॉर्टेंस आती है? सबसे पहले देखिए मिनिमाइज कॉस्ट, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। सो फ्लोर मैनेजर बहुत हेल्पफुल रहते हैं इसमें, वो क्या करते हैं कि कम से कम पैसा लगे, ठीक है, कम से कम पैसा, एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, तो हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी यहाँ पर अप्लाई करी जाती है, इंक्रीज एफिशिएंसी इन द सेंस पॉइंट नंबर 2। सो इंक्रीज एफिशिएंसी आप बता दीजिए सबसे पहले कि मैनेजर को क्या करना चाहिए। मैनेजर का काम होता है ना टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो वही तो ये कर रहा था। एक लाइन ये लिखी है, पहले हेडिंग डालिए इंक्रीज एफिशिएंसी, बताइए कि every manager tries to reduce the cost and improve the productivity with minimum wastage of resources. In the above paragraph, a floor manager से लेके एरिया तक की लाइन आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ही डायरेक्ट ऑल द स्टाफ मेंबर्स, सो उसने सबको डायरेक्ट करा कि सबका एक ही अचीव मतलब टारगेट होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट नंबर कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन में आसानी रहेगी। सो ही डायरेक्ट ऑल द स्टाफ मेंबर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, अचीविंग द ग्रुप गोल कह सकते हैं हम, ठीक है। अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉइज एडमिट दे लर्न अ लॉट, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो हमारे तीनों इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। इन्हें अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग लिखिए, एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए और जो लाइन आपकी सिग्निफाई कर रही है उस लाइन को डबल कोट्स में लिख लीजिए। ओके, होपफुली क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। So in the above cases, identify the levels of management these three friends belongs to। तो कोई 3 फ्रेंड है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरज, नीरज एंड सूरज 3 फ्रेंड है, दे वर्क इन द सेम कंपनी एंड दे आर द मैनेजर, बट दे बिलोंग टू द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों अलग अलग लेवल पर है। एवरी डे दे मीट एंड डिस्कस देयर वर्क विद ईच अदर,
One day they were having a conversation. Dheeraj said, these days I am having a lot of problem motivating the people at shop floor. I have decided to purchase 2 new machines. I know I will have to set an example by being the best leader. ठीक है, ऐसे नीरज ने भी कुछ बोला होगा. नीरज ने बोला, I am having a problem with knowing the exact requirement of the people in my department. Different policies have to be informed to the employees so that they become the aware of our company's goal. I also have to coordinate with the other department head to know their requirement. तो department head से इसको बात करनी पड़ रही है. तो यहाँ सबसे पहले नीरज का तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नीरज बिलोंग टू मिडिल लेवल, क्योंकि नीरज को अपने डिपार्टमेंट हेड से बात करनी पड़ रही है. सूरज said, I have to decide it for the long term. I have to decide for long term. I know I will be ultimately responsible for every activity. कि लास्ट में मुझे ही हर चीज की ठहराया जाएगा. ठीक है, एंड सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा. All the policies and strategies require a lot of planning before formulation. तो planning and formulation and strategies, policies prepare कर रहा है. तो सूरज belongs to टॉप लेवल. क्लियरली पता लग रहा है. ठीक है, अब सबसे पहले धीरज की बात करते हैं. धीरज को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, उनको अपने जो लोग थे, अपने अंडर जो लोग थे या जो मशीन्स वगैरह परचेज करनी थी और बेस्ट लीडर बनना था, तो सुपरवाइजरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पे. सो सूरज धीरज बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल, या आप कह सकते हैं लोअर लेवल. सो ये बहुत आसान था. आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताने थे, ज्यादा मार्किंग स्कीम में नहीं आएगा. ठीक है, और कौन सा मैनेजर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको क्या काम करना होता है, एक एक लाइन लिखिए इनके बारे में, इनके नाम के बारे में, और किस लाइन से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वो. होपफुली आप लोग को वीडियोस पसंद आई होगी, आप लोग को केस स्टडी समझ में आई होगी कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी है. आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. जब तक प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडीज की, उतनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी. आगे हम आपके लिए और नई केस स्टडीज लाने की कोशिश करेंगे. जब तक ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए. मेन चीज है प्रैक्टिस करते रहिए. टिल देन, बाय.